और ये मैं एक चूंकि एडवोकेट हूँ और एडवोकेट होने के नाते बहुत सारे जो एक जनरल राइट्स होते हैं लोगों के, उनके लिए तो मैं काम करता हूँ, बट मेरा जो सबसे ज्यादा मन लगता है काम करने में वो है चाइल्ड राइट्स, और स्पेशली दिव्यांग जनों के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे मैं काम करता हूँ। और हम अगर बात करें तो 1989 में जो बाल अधिकारों की यूएनसीआरसी में जो संधि बनी थी, तो उसको जिसमें जो चाइल्ड राइट्स के लिए होती है वो 1992 में हमारे, चूंकि ये बात बहुत लोगों को मालूम होगी, 1992 में भारत ने मान्यता दी है। और जो 3-4 जो मुख्य पॉइंट हैं उस पे बाल अधिकार बनता है, जैसे कि राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि क्या होता है, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जो सबसे मजबूत कड़ी हमारी होती है वो हमारी होती है युवा, हमारे बच्चे। क्योंकि अगर ये बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे, संरक्षित नहीं रहेंगे, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो किसी भी राष्ट्र का जो सपना होता है सशक्त बनने का वो बहुत धूमिल हो जाता है। तो इस तरीके से चाइल्ड राइट्स पे जो है उसके बातें बहुत होती हैं, हम लोग बातें बहुत कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि हमने किस तरीके के कानून बनाए हैं इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कानून बनाने के अलावा भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि हम उस कानून को लागू किस तरीके से कर पा रहे हैं या करवा पा रहे हैं, या हम कितने जागरूक हैं। कानून तो ऐसे बहुत सारे बने हैं लोगों के भलाई के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, मगर हम ऐसे कितने कानून को जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन कानूनों पे, क्योंकि अभी इस लगभग 1 घंटे के उसमें मैं बहुत सारे कानूनों को तो बता नहीं पाऊंगा, मगर हाँ ये है कि जो हमारा जो आज का जो विषय है वो है चाइल्ड राइट्स एंड रिलेटेड एक्ट्स। चाइल्ड राइट्स तो हमारा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड एक्ट्स उन्हीं बच्चों को संभाल के रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आता है, बाल श्रम आयोग जो कानून है वो भी आता है, हमारा पॉस्को एक्ट भी आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज मैं उस विषय पे थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि मेरी सर से बात हुई थी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे बहुत कम लोग जान पाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे आज ज्यादा बात करूं। मगर कुछ एक्ट को मैंने एक मिक्स किया है कि ले दे करके, जैसे हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें, जुवेनाइल जस्टिस की बात करें, पॉस्को की बात करें और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें, कि सेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, कि इस बीएनएस में थोड़ा सेक्शन अलग है या जुवेनाइल जस्टिस में सेक्शन अलग है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो सेक्शंस अलग हैं, मगर उन सबका एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से संरक्षित करें, उनको उस लायक बनाएं, उनको अच्छा एजुकेशन दें, उनको अच्छा वातावरण दें, और उनको हम अपने आने वाले समय के लिए भारत को एक सशक्त बनाने के लिए किस तरीके से हम उनको तैयार करें। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि बीएनएस में अगर कोई चीज होती है, जैसे एक धारा 103 है, ये एक हत्या की बात होती है, या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है, या उनके ऊपर किसी हमले की बात होती है, तो इन सब में जो बीएनएस में है बड़ा सख्त कानून आज के डेट में बनाया गया है। पहले जो कानून थे ये कानून उतने सख्त नहीं थे बच्चों को लेकर के, इतने ज्यादा एग्जीक्यूशन में नहीं थे, मगर अब बच्चों को लेकर के बहुत सारी चीजें सख्त बनाई गई हैं। सरकार इस पे गंभीरता से काम कर रही है ताकि हमारा जो भविष्य है वो एक अच्छे भविष्य की तरफ जाए और हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की करे। सबसे पहले मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि जो मुख्य अधिकार हैं
जैसे जो 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं, उनको हम एक चाइल्ड राइट्स के दायरे में लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसमें एक बोर्ड होता है, जैसे वो बच्चे, ये जुवेनाइल एक्ट उन बच्चों के लिए है जो किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं या गलती से उनसे अपराध हो जाता है, तो उन बच्चों को सजा दिलाना या उन बच्चों को जेल भेजना, ये कोई मतलब नहीं होता कि हम उन बच्चों को जेल भेज दें, उन बच्चों को सजा दिला दें। क्योंकि ये एक्ट बनाई इसलिए कि उन बच्चों की चीजों को देखें कि उनसे वो अपराध कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, ताकि हम उन बच्चों को उस बोर्ड के माध्यम से उनको उसको सुधार गृह में भेजें, उनको पुनर्वास की तरफ ले जाएं, ना कि उन बच्चों को हम एक ऐसी जगह धकेल दें जिससे उन बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके के एक्ट हमारे चाइल्ड राइट्स में आए हैं कि अब हम पुनर्वास की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम बच्चों को सजा दिलाने की तरफ। क्योंकि पहले जो था वो चीजें यही होती थी कि ठीक है, इसने गलती किया, इसको ये सजा दे दी जाए, इसको ये सजा दे दी जाए। इस बीच में मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ना मन की शक्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं छोटा था, मैं अभी सर से डिस्कस कर रहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सारी चीजें, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे करने के लिए, मगर वो चीजें होती है ना कि हमें कुछ मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ सुना था हमने। जैसे किसी ने बताया था कि फलानी जगह पर एक देश है जिसका नाम अमेरिका है या कनाडा है या यूरोप कंट्री होती है। तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड कैसे है ये मैं आपको, आप आगे जब चलेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि जब मन में कुछ शक्ति होती है, कुछ मन में अगर हम संकल्प ले लेते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, समाज के लिए या अपने लिए या देश के लिए, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं ये अपने ऊपर इसलिए लेकर सोच रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने खुद महसूस की है कि अगर हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं समाज की अच्छाई के लिए। अभी मैं यहाँ पर ये एक्ट में ये होता है, इस एक्ट में ये होता है, या 10 तरह के एक्ट में अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो वो आगे मैं करूंगा, मगर सबसे पहले कि हमें अगर कुछ करने की चाहत होती है, मैं उस पर एक डिस्कशन करना चाहता हूं कि मेरी एक बचपन का जो मेरा सपना था कि मैं दुनिया देखूं, मैं दुनिया में घूमूं, ये मेरी चाहत थी। मगर उस टाइम ये चीजें बड़ी कम, मैं आज से कम 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और मेरे घर के पीछे एक मेरी बुक है शहतूत का पेड़, मेरे घर के पीछे वो शहतूत का पेड़ था। उस शहतूत के पेड़ पे बैठ करके मैं ये सपने देखा करता था कि मुझे दुनिया घूमना है और वो कैसे काम करना है। और बीच में 15 साल 20 साल मैंने बहुत संघर्ष किया कि कैसे क्या वो 20 साल यहाँ में बैठे हुआ तो वो बहुत उसके लिए 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, तो वो चीज एक अलग है। वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं जो करना चाहता था आज मैंने कर लिया है। आज मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां पर मैं इन चीजों को कर पा रहा। हाँ, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं दुनिया किस तरीके से घूमूंगा। मगर आज जो मैं दुनिया घूम रहा हूं, आज सिर्फ इन बच्चों के चाइल्ड राइट्स एक्ट की वजह से मैं ये पूरी दुनिया देख पा रहा हूं। मैं दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए, दिव्यांग बच्चों के एक्ट के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस वजह से आज दुनिया देख पा रहा हूं। मेरी दुनिया देखने की जो एक जो मेरा सपना था ना पहले, वो मेरा सपना अब एक पॉजिटिव वे में चला गया है कि जो मैं दुनिया देख रहा हूं, मैं इन बच्चों की आंखों से देख रहा हूं। हम वापस इस एक्ट पे आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड राइट्स में ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीजें कि होनी चाहिए कि उसको राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, हर बच्चे की एक जो राइट होती है वो जीने की और उसको डेवलपमेंट की एक उसका ये अधिकार होता है। उसको ये अधिकार होता है कि उसको समाज में सुरक्षा मिले। वो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। उसको राइट टू एजुकेशन और राइट टू पार्टिसिपेशन मिले, उसको सही मंच मिले,
उसको हर बच्चे को, इसलिए ये हमारे एक्ट में, चाइल्ड राइट्स में, जुवेनाइल एक्ट में ये सारी चीजें दी गई हैं कि हम किस किस धाराओं में उन बच्चों को हम प्रोटेक्ट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जुवेनाइल एक्ट के 75 और 82 में बच्चों को, और पॉस्को एक्ट का 3, 4, 5, 7, 9, 19 और 23, इन बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है कि इनके प्रति अगर अपराध होता है तो हम किस तरीके से इस एक्ट को लागू करवा करके इन बच्चों को अपने समाज को बचाएं और इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेटेड एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है RPWD एक्ट। RPWD एक्ट अगर बीच में अगर कोई चाहे तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसको इस बारे में डिस्कस भी मैं कर सकता हूं, बता सकता हूं कि अगर कोई चीज किसी को, क्योंकि RPWD का फुल फॉर्म जो होता है राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। ये राइट्स RPWD एक्ट 2016, इसके पहले जो RPWD एक्ट था वो था 1995, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले हमारी जो RPWD एक्ट थी वो थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटी को लेकर के। आज के डेट में हमारी जो डिसेबिलिटी है वो है 21 तरह की डिसेबिलिटी। आप गूगल करेंगे तो आपको 21 तरह की डिसेबिलिटी आपको पता पड़ेगा कि किस तरह की डिसेबिलिटीज को जोड़ दिया गया है, जिसमें मेनली है मेंटली रिटार्डेशन है, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप है, विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटीज हैं इनको हम RPWD एक्ट 2016 में धारा 3 से लेकर के धारा 84 तक, 84 सेक्शन 84 तक हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें समानता एवं सम्मान का अधिकार है। मैं इन बच्चों को क्यों बोल रहा हूं कि हम अगर रेगुलर बच्चों की बात करते हैं तो रेगुलर बच्चा की तो हम उसके राइट्स की बात करते हैं, मगर RPWD एक्ट उन बच्चों के लिए विशेषकर इसलिए बनाया गया है कि उन बच्चों को वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं उनकी असमानता के कारण। इसलिए हमने उनको स्पेशली गिफ्टेड बच्चा कहा है। उनकी जो जिस चीज में कमी रहती है उस वजह से उनको समाज में वो सम्मान हम नहीं दे पा रहे हैं। उस सम्मान को देने के लिए ये RPWD एक्ट बना है, जिसमें सेक्शन 3 में समानता एवं सम्मान का अधिकार, भेदभाव उनसे ना हो, वो सेल्फ इंडिपेंडेंस रहें, उनको उपयुक्त आवास मिले, बैरियर फ्री आवास मिले, इन सब की सुविधा उनको हम दें। धारा 4 में डिसेबल बच्चों और महिलाओं के लिए एक स्पेशल अधिकार दिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है RPWD एक्ट में वो है सेक्शन 3, सेक्शन 16 जिसमें शिक्षा उसको मिले, सेक्शन 17 जिसमें व्यवसायिक उसको वोकेशनल ट्रेनिंग का काम दिया जाए, सेक्शन 25 उसमें उसके स्वास्थ्य की चीजों को देखा जाए और उसके बारे में उनको उसका अधिकार दिया जाए कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और सेक्शन 31 बैरियर फ्री, वो जहां पर भी जाता है एक डिसेबल बच्चा, दिव्यांग बच्चा जहां पर भी जाता है उसको जाने की सुगम सुविधाएं मिले। इसमें ये RPWD एक्ट बहुत बहुत वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम इन बच्चों को अलग से ये अधिकार दे रहे हैं, जिसमें एक एज का उनमें वो नहीं होना चाहिए, जेंडर का एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। ये सारे सेक्शन 5, 6, सेक्शन 7 में हिंसा और शोषण, उनका दुरुपयोग, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 11 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग द्वारा उनको वोट देने की उचित व्यवस्था करवाना चाहिए, ऐसा इस एक्ट में दिया गया है। तो ये RPWD एक्ट मैं आपको ये विस्तृत थोड़ा इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये जो चाइल्ड राइट्स के बारे में, जुवेनाइल एक्ट के बारे में, पॉस्को एक्ट के बारे में जो रिलेटेड एक्ट्स हैं, इसका बहुत लोगों को ज्ञान है
मगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अगर कोई जानना चाहे स्पेशली तो वो बिल्कुल बीच में मुझे रोक करके पूछ सकते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में और किस तरह की सुविधाएं हैं। नहीं तो मैं क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे सर। सर नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच बीच में सर किसी को कुछ क्यूरियोसिटी होती है, तो ये मैं सेक्शन वाइज इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से जो है, जैसे 11 में चुनाव आयोग, सेक्शन 12 में उचित कानून व्यवस्था लागू करना, क्योंकि जब भी कोई दिव्यांग बच्चे के साथ कोई अपराध या कोई ऐसी चीज घटित होती है तो उनको हम आम बच्चों जैसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं, आम लोगों जैसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो थाने जाता है, अगर मान लीजिए कोई डेफ एंड डम बच्चा है, वो नहीं बोल पाता है, वो किसी को अपनी चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसकी बातें कैसे जानेंगे? तो थाने में इस तरह की इंपॉर्टेंट सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए कि कोई साइन लैंग्वेज वाला, कोई स्पेशल एजुकेशन वाला, जो स्पेशल एजुकेशन कोई टीचर हो या कोई एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो, उस थाने में उसका वो इंतजाम होना चाहिए जिससे कि वो अपनी बात को आगे बोल सके और उस कानून का पूरा फायदा उठा सके जो कि उसके साथ घटित हुई है। तो ये चीज हम एक आम आदमी समझ के दिव्यांग बच्चों के साथ ये चीज नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ना ये भी तो इंसान है, ये भी इंसान है, बिल्कुल है, मगर उनमें कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो एक आम बच्चों में नहीं होती है। मैं बोला जैसे सुनने में, बोलने में दिक्कत होती है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उसका जो नया नाम है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि 4 प्रकार की होती है। एक होता है मीडियम, एक माइल्ड, मीडियम, सीवियर एंड प्रोफाउंड। इसमें जो माइल्ड बच्चे होते हैं वो कुछ हद तक पढ़ सकते हैं, और जो मॉडरेट होते हैं वो थोड़ा, उनको तीसरी, चौथी, 5वीं तक हम पढ़ाई के लिए वो कर सकते हैं, बट जो सीवियर प्रोफाउंड होते हैं उन बच्चों को हमको अलग तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उनके लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं, उनको किस तरीके से जो आरक्षण है, आरक्षण का लाभ किस तरीके से दे रखा है, ये सारी चीजें हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में देखते हैं। जैसे कि सेक्शन 13 में सभी क्षेत्रों में एक दिव्यांग बच्चे को सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उसको सारी राइट्स मिलते हैं। जैसे उसको संपत्ति रखने का अधिकार मिलता है, कानूनी संरक्षक में उसको सहमति से कानूनी क्षमता को प्रयोग करने में मदद करता है। विरासत में उसको बहुत, जैसे विरासत में कोई चीज उसको मिलती है, लोन पाने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है। जैसे बोलते हैं दिव्यांग बच्चा है उसको लोन पाने का अधिकार क्यों नहीं है? अगर वो उसको हमने सक्षम बनाया है, हमारी सरकार उसको वो अधिकार देती है, तो वो भी अपना काम करता है, लोन लेता है। हाँ ठीक है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज अलग होती हैं, वो चीज अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो वो अपना लोन लेकर के, अपना वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के अपना कोई व्यवसाय चालू कर सकता है और सेल्फ डिपेंड बन सकता है। जैसे कि एक राइट टू एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। सेक्शन 16 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अक्सर ये देखा जाता है कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल में एडमिशंस नहीं मिलते हैं, उनको ये बोल करके मना कर दिया जाता है कि ये बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, इनको आप किसी स्पेशल स्कूल में भेज दीजिए। तो ये उन बच्चों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता है उनका। ये हमारे कानून में है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उन बच्चों को एक रेगुलर स्कूल में एडमिशन दिया जाए। अगर वो एडमिशन देने से मना करते हैं तो ये एक अपराध है, उसके खिलाफ वो थाने में एफआईआर भी करा सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये उनको अधिकार देता है कि वो एक सामान्य बच्चों के साथ अपना पढ़ाई करें, क्योंकि हर आदमी का राइट होता है। क्योंकि अगर हम एक स्पेशल बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेज देंगे तो उसको नया सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए एक होता है ना कि हम पियरिंग बोलते हैं, पियर हमारे बच्चे, दोस्त, जो आसपास का जो वातावरण होता है, उन बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसका अधिकार, इसका प्रयोग हर उस दिव्यांग बच्चे को करना चाहिए जिसको कि जो इस अधिकार से वंचित है। इसी तरीके से सेक्शन 18 में जैसे कई बार होता है ना कि बच्चों की हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या बहुत देर हो जाती है, कुछ बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो एडल्ट एजुकेशन जो डिसेबल लोग हैं, सेक्शन 16 में हम उन लोगों को इसमें एजुकेशन देते हैं, और जितनी भी उनकी बची हुई शक्ति होती है, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, उस शक्ति को समझ के, सोचकर, उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको उस हिसाब से, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, अपनी डेली नीड्स को वो कोप अप कर पाए, इस हिसाब से हम उसको वो एजुकेशन देते हैं, जिसको कि एक अगर एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो नॉर्मली एडल्ट एजुकेशन सबको मालूम है, मगर डिसेबल लोग जो हैं, जो 20 साल 18 साल से ऊपर हैं, उनको भी डिसेबल एडल्ट एजुकेशन हम मुहैया करा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। इसी तरीके से सेक्शन 19 में वोकेशनल ट्रेनिंग जो मेन स्ट्रीम पे है, उनको हम देते हैं कि वो जो भी डिसेबल या हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी वो कर पाते हैं उस हिसाब से, या जिस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट होता है, हम उनको वो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के साथ वो अपने डेली नीड्स को कोप अप कर पाते हैं, और अपना इवन तो कई हमने देखा है, एग्जाम्पल नहीं है, ये सही बात है कि अपना परिवार भी चलाते हैं। आजकल तो देखिए आप, जोमेटो है या स्विगी है, इस तरीके से थोड़े से ट्रेनिंग से उनको व्हील चेयर दे करके, या ट्राई साइकिल जो आजकल जो मोटर वाले आ रहे हैं, जो इस तरीके से दे करके वो कई जगह खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और अपने परिवार को पाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर भोपाल में ही लगभग 50 बच्चों को हमने इस तरीके से मोटर, जो बैटरी चलित जो ये व्हील चेयर है, ये हम लोगों ने लोगों को दिया। अब वो बच्चे जब वो चीजें मिली, तो वो बोलते हैं कि सर, हमको स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होती है, कोई काम करने में दिक्कत नहीं होती है, हम बिना किसी के मदद के हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये चीज जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हम उन लोगों के साथ, हम ये नहीं बोल रहे कि उनको हम दया की भावना से देखें, हमें उन्हें सम्मान देना है। एक कहते हैं ना कि हर आदमी की, जैसे सर ने 2 लाइन कहा था, मैं इस पे 1 लाइन कहना चाहूंगा कि हर आदमी की जो आत्मा होती है वही उसकी शक्ति होती है, और आत्मा कभी दिव्यांग नहीं होती। तो शारीरिक चीजें कमी हो सकती है शरीर में, वो ठीक है, वो कोई ठीक से चल नहीं पाता है, कोई ठीक से बोल नहीं पाता है, मगर अगर उसमें कुछ करने की क्षमता होती है ना, कि अगर आपके साथ चमत्कार नहीं होता है ना, तो आप खुद दूसरों के लिए चमत्कार बन जाइए, और आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाइए। आप उनको वो मार्ग दिखाइए कि दूसरे आपको देख करके आगे बढ़े। तो ये चीज मेरा कहना है कि अगर हम इन बच्चों को, हम एक्ट की बात नहीं करें, हम एक हमारा नागरिक होना, हमारा समाज में काम करना, हम बहुत बोलते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, हम बच्चों के लिए ये करते हैं। बच्चों के लिए आप अगर दिव्यांग बच्चों को, अगर आप उनके बोलना चाहिए कि उनके कैपेसिटी को जान करके, उनके टैलेंट को जान करके, अगर उस क्षेत्र में अगर आप उनकी हेल्प करते हैं, दया मत दिखाइए, उनको सम्मान पूर्वक उनसे अगर कोई काम आप उनको सौंपते हैं, करते हैं, देखिए ये एक आम बच्चों से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, फोकस होकर काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो हमको हमेशा कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कोई कभी कोई कर सकता है, मगर जब एक बार आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों के लिए, जो दूसरे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि जब वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ।
तो ये इसमें जैसे मैंने बताया वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद जैसे हम कोई रोजगार देते हैं ना, मैं अभी वही बात कर रहा था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए उनको सुरक्षा की भावना होना चाहिए। अच्छा, उनको पहुंचने के लिए भी जैसे होता है कि वो साइकिल से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कॉलेज गए, अब कॉलेज में सीढ़ियां लगी हैं, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के लिए सेक्शन 20 हर उस भवन को, हर उस घर को ये अधिकार देता है कि वो बैरियर फ्री करके उन बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, सुगमता रहे। इसलिए ये बैरियर फ्री एक्ट सेक्शन 20 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बहुत इनके लिए, वैसे तो हर एक्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये इसलिए क्योंकि वो आ जा सके अपनी चीजों को, जैसे उनको किसी से मिलना है, अब वो सीढ़ियों से तो नहीं जाएंगे, तो बैरियर फ्री होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से सेक्शन 33 एंड 34 में कि कौन सा बच्चा या कौन सा दिव्यांगजन कौन सी नौकरी या कौन सी चीज को कर सकता है, उसकी पहचान, उनको आइडेंटिफाई करना और उसमें उनको आरक्षण देना, उसमें उसको आयु में छूट मिलती है। ये सेक्शन 33-34 में अगर जो दिव्यांग जन है या दिव्यांग जन के जो पेरेंट्स हैं अगर वो जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो ये सेक्शन 33-34 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये उनको ये नोट कर लेना चाहिए कि उसमें उनको आरक्षण भी मिलता है और उनको आयु में छूट भी मिलती है सरकारी नौकरी में भी। अच्छा, इसमें सेक्शन 35 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको 5% आरक्षण का रोजगार का आरक्षण दिया गया है सेक्शन 35 में। सेक्शन 36 में विशेष रोजगार उपलब्ध अलग से कराया जाता है। इसी में 24, 25 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रिहेबिलिटेशन, आइडेंटिफिकेशन और उनकी रोकथाम के लिए हम लोग काम करते हैं। सेक्शन 26 में अगर वो उनकी सरकारी नौकरी लगती है तो इसमें उनका बीमा भी होता है जो सरकार की तरफ से मुफ्त किया जाता है। अगर ये सेक्शन लोगों को मालूम नहीं है तो इस प्रोग्राम के बाद भी सर से मेरा नंबर ले सकते हैं और इस बारे में मुझसे पूरा जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज का लाभ ले सकते हैं। उसी तरीके से सेक्शन 27 स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में के उपाय, उनको किस तरीके से हम इन चीजों को उपलब्ध कराएं, ये सेक्शन 27, 28, 29, 30 आज के डेट में अगर आप देखें कि एक दिव्यांग बच्चा किस तरीके से हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। एक नॉर्मल बच्चा भी सोचता है कि मैं ओलंपिक में जाऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के डेट में। आपने पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से हमारे दिव्यांग बच्चे इन खेलों में भाग ले रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो देश का नाम रोशन करने के लिए आपको एक है ना कि बोलते हैं कि नॉर्मल या दिव्यांग की वो बात नहीं होती है, दिल में बस जज्बा होना चाहिए। और ये सेक्शन 30 में आपकी क्षमता के अनुसार आप खेलों का चयन करें और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएं और मेडल लेके आए। तो ये सेक्शन 30 में स्पेशली ये बिल्कुल क्लेरिफाई किया है कि जो लोग भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो उनको सरकार सम्मान निधि भी देती है और सरकारी नौकरी भी देती है। तो ये सेक्शन 30 उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 74 की। इसमें हमारा एक चीफ कमिश्नर जो पूरे इंडिया के हेड होते हैं, चीफ कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, जिनके साथ 2 उनके कमिश्नर उनके हेल्प के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें एक डिसेबल, एक दिव्यांग कमिश्नर होते हैं। जो ये कंपलसरी है सेक्शन 74 में। और इनका काम होता है कि दिव्यांग जनों को क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई आके बताने की जरूरत नहीं है। इनको एक संज्ञान लेना है कि अगर हमें दिव्यांग बच्चों के लिए काम करना है तो किस तरीके से उनको कहाँ प्रॉब्लम होती है, ये स्वयं संज्ञान लेना पड़ता है। जैसे हमने ये सुना है कि आज इस कोर्ट ने ये संज्ञान लेकर के ये ऑर्डर दिया, इस कोर्ट ने ये संज्ञान, तो ये भी एक कोर्ट
एक पूरा एक चलित एक न्यायालय होता है जिसमें चीफ कमिश्नर जो कि एक हेड होता है पूरे इंडिया में, एक अपॉइंट होते हैं। इनको ये पूरे जो एक्ट है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्टेट वाइज काम कराया जाता है, जिसमें सेक्शन 79 में स्टेट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। ये स्टेट कमिश्नर वो चीफ कमिश्नर के अंडर में रह करके और अपने स्टेट के जो जिस तरीके जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है या क्या काम होने से समाज को और दिव्यांगजनों को किस तरीके से फायदा हो सकता है, उस चीजों को संज्ञान में लेकर के उस एक्ट में अगर आगे पीछे कुछ बदलाव होता है उसका सजेशन देते हैं। किसी को समन करना है कि नहीं ये दिव्यांगजनों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, वो समन करने का अधिकार होता है। तो ये स्टेट कमिश्नर अपना सारा रिपोर्ट जो काम करता है वो चीफ कमिश्नर को देता है। तो ये एक अलग से अपॉइंटमेंट है, इस एक्ट में बताया गया है कि हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे स्टेट में भी और हमको सेंट्रल में भी हमारे इस एक्ट को पालन कराने के लिए वो लोग अपॉइंट हैं, सिर्फ हमें उनको बताना है। अगर हम नहीं भी बता पा रहे हैं तो वो संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद वो उनको उनका राइट दिला सके, ये मेनली काम उनका होता है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि बैरियर फ्री, आज के समय में बैरियर फ्री बिल्डिंग्स का बहुत ज्यादा हमारे स्टेट कमिश्नर भी ये इस चीज को बोलते हैं और जो सेंट्रल कमिश्नर है वो भी इस चीज को बोलते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी कोई भी बिल्डिंग बनती है उसमें रैंप का बनना आवश्यक है, उसमें विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए वो टाइल्स लगाने के लिए या ब्रेल के लिए कि वो ब्रेल से पढ़ सकें और ब्रेल से संबंधित कमरों में जा सकें। तो ये बैरियर फ्री होना बहुत जरूरी है बिल्डिंगों का। इसके ये इस एक्ट में प्रावधान इसलिए दिया गया है कि दिव्यांगजन इस एक्ट के माध्यम से, इन एक्टों के माध्यम से अपने आप को एक ऐसा उनको महसूस हो कि नहीं हमारे लिए भी कोई है, हमारे लिए भी कोई काम कर रहा है और हम भी इस देश की मुख्य धारा से जुड़े हैं और हम इस देश का एक अभिन्न अंग है और इसके तरक्की के लिए हम भी योगदान दे रहे हैं। तो ये जो एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, मैंने आपको एक बहुत कम समय में थोड़ा सा ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे अगर कोई अपने लोग पेरेंट्स हैं जो भी हैं, अब ये चीज मैं यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के इसमें कि अगर किसी को किसी तरीके की कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत 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 ही आसान शब्दों में आपने पूरा का पूरा आरपीडब्ल्यू एक्ट और बाकी सारी चीजें बताई। मैं कुछ कुछ बीच में नोट भी कर रहा था, हाईलाइट भी कर रहा था। कुछ कुछ प्रोविजंस वास्तव में बहुत अच्छे दिए हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है। चीफ कमिश्नर और कमिश्नर का जो प्रोविजंस है मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगी ये बात, पर वो स्पेसिफिकली इनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए बताए गए हैं। अगर कोई शिकायत है कहीं पे किसी भी राज्य में, और मुझे लगता है ये हर राज्य में होंगे और सेंट्रल स्टेट पर भी होंगे। सर इसमें क्या है कि स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो चीफ जो स्टेट कमिश्नर होते हैं वो चूंकि एक राज्य के कैपिटल में बैठते हैं मगर उनका दौरा हर कहीं जाता है और इसमें डिप्टी डायरेक्टर रैंक के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो बैठते हैं उनके पास हम अपने जो भी हमारी कंप्लेंट है या जो भी हमको चीजें नहीं मिली हैं तो वो ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर्स को वो चीज लिखवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से जो एडवोकेसी मीटिंग होती है, एडवोकेसी जनरल लोगों की मीटिंग होती है जिनको ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीजों को सॉल्यूशन मिल जाता है, तो एडवोकेसी मीटिंग के दौरान भी वो वहां पर उस सेमिनार में आ सकते हैं एक और अपनी चीजों को अपनी तकलीफों को बता सकते हैं
और ऑन द स्पॉट ही उन सभी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि उन सभी डिपार्टमेंट के लोगों को वहां पर बुला के बिठाया जाता है। और इसमें कलेक्टर के भी स्पेशल आदेश होते हैं कि जो भी अगर किसी को ऐसी दिक्कत है और वो तुरंत अगर कार्रवाई उस पर की जाए तो ऑन द स्पॉट वो कार्रवाई होती है और उसको उसका फायदा मिलता है सर। ठीक, अभी सेशन ओपन कर दिया है सर, जिसको भी प्रश्न लेना है अपना हैंड रेज करके सर से प्रश्न ले सकते हैं। राहुल का एक प्रश्न है सर, मैं उसको ले लूं फिर वंदना जी का प्रश्न लेंगे जी। राहुल बेसिकली लॉ करना चाह रहा है, उसका एग्जाम है। हाँ। और उसका स्टडी सेंटर दिया गया है बेलोनिया ICB कॉलेज, वो बेसिक त्रिपुरा से है राहुल। हाँ, लेकिन हाँ। वहां पे उसका स्टडी सेंटर है नहीं, अगरतला दिखा रहा है, विच इज 76 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, और वो आना जाने में सक्षम नहीं है, क्या करे वो सर? उसको कौन से राहुल को अगर मेरी बात हो, उसको प्रॉब्लम क्या है सर? मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ कि उसको डिसेबिलिटी कौन सी है सर। लक्ष्मण सर थोड़ा I am telling, I am telling. सर बताइए। I am telling. नमस्ते पांडे जी। Rahul 80% disabled locomotor disability, 80%. He cannot move without the wheelchair, and in the disabled certificate is written that that belongs to the CP, cerebral palsy. Okay. So he got admitted in the IGNOU in computer science, but in the study center he belongs. He lives in the study center, or it is written in the online. But their practical class will be done in the capital of the Tripura state, which is far away from the Belonia station. It is about 100 kilometers away. Okay. So being the disabled 80%, he got admitted after seeing the center already introduced, running center in Belonia. So I wanted to take the information from the authority. They told me the number of students is not increased up to the number of standard number. So it is not possible on the part of the IGNOU department to conduct the practical class at Belonia, which center he got admitted. ओके सर, इसमें क्योंकि उन्होंने ये चीज बताई है आपको, सिर्फ इसमें ये रहता है कि उसमें आपको वहां उसको लेके जाना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर वो चीज पॉलिसी के हिसाब से नहीं है तो उसमें हम मतलब उसमें गवर्नमेंट उसमें ये नहीं करते। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो भी बेसिकली वहां आने जाने की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करे, और अगर लो विजन वाली प्रॉब्लम है जैसा आपने अभी बताया उनको, तो लो विजन का अगर प्रॉब्लम है तो उनको एक ये क्या कहते हैं राइटर मिलेगा साथ में करने के लिए, ये चीज उनको प्रोवाइड वहां कराई जा सकती है। बट लाने ले जाने में जो भी गवर्नमेंट की हेल्प है वो आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के, उनसे आप वो सारी चीजें करें, वो आपको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। Actually, he requires at least 3% to carry him. He requires 3% to carry him, because not a single word is done by him, only sitting in the wheelchair. He cannot speak fluently. There is stammering. He cannot write. I understand, but the problem is those people, they are not in a position to give you online services and other things. So for that reason you have to take care of that, and you have to go for that place, and for that, I mean, definitely they will help you. You should go for that and tell them, definitely they will give you all kinds of help. If you have any problem, please call me. I will try to to protect these kind of situations. Yeah. Okay, thank you. Your number, sir. I'll share your number with Lakshman. Yeah. वंदना दीदी अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर वंदना शर्मा जी। यस मैम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मनोज जी, नमस्ते कृपाशंकर भाई सर जी और सभी को। बहुत अच्छा सेशन था सर, मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं थी इस बारे में। हालांकि मैं अभी पिछले साल एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी भोपाल में, तो जिसके अंदर मैंने जो अभी आपने बैरियर फ्री बिल्डिंग का आपने बात किया, तो ग्लोबल स्किल पार्क वहाँ बना है अभी, संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क। तो मुझे ये मेरे घर के पास नहीं है, ये मेरे घर के पास नहीं है। हाँ जी। तो मैं PwC कंपनी की तरफ से उस समय सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट की तरीके से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी सर।
और तब मुझे उसका बिल्डिंग का ऑडिट करने का मौका मिला। और ये सारी चीजें जो आपने बताई मैंने उनको काफी अच्छे से देखा, उनका मैंने पूरा वेरिफिकेशन किया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया। मुझे ये जानना था सर कि जैसे आपने उसमें बहुत सारे फीचर्स बताए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये सब चीजें देखते हैं, तो इसका हमारा इंडियन लेवल पे भी कोई स्टैंडर्ड या कोई प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? क्योंकि मैंने उस समय ये तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एकदम, ये जो मैंने अभी, जो कि हम लोग की अभी जो बात हुई है मैडम, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन करने में बहुत सारी लिमिटेशंस है। मैं आप लोग को जो चीजें एक सामने रह करके जो बता सकता था या हम लोग जो बात कर सकते थे वो वैसे हो नहीं पाती है। बट ये है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो इस सेक्शन में जो बैरियर फ्री का जो दिया है, इसमें वो सारी चीजें दी गई है कि किस तरीके से बिल्डिंग बैरियर फ्री होना चाहिए, उसमें किस किस तरीके से, क्योंकि सभी प्रकार के लोग आते हैं उसमें दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, तो उनको किस तरह की फैसिलिटी, उनको पहुंच किस तरह की होनी चाहिए कि अगर वो लिफ्ट में जाना चाहते हैं तो लिफ्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लिफ्ट में व्हील चेयर जाना चाहिए, और अगर वो संबंधित किसी अधिकारी के पास या वो ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो या किसी फ्लोर पे हो तो उसको आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड है तो वो अपनी छड़ी के हिसाब से या जो बगल में रेलिंग लगती है उनके हाथ के हिसाब से, तो उसमें ब्रेल में लिखी रहती हैं चीजें, तो वो पढ़ करके वो जा सकता है कि मुझे किस फ्लोर पे जाना है, कैसे जाना है, लिफ्ट कहाँ है। तो इसमें ये हर चीजें मेंशन की हुई है कि बैरियर फ्री में किस किस तरीके से किन किन दिव्यांग बच्चों को, क्योंकि मेनली देखिए होता है, मेनली दो तरीके के होता है आने जाने में परेशानी, चाहे वो विजुअल इम्पेयर्ड हो या फिर कोई लोकोमोटर वाला हो, है ना, जो व्हील चेयर वाले होते हैं। तो इसमें अच्छा, बाकी फिर ये होता है कि कोई अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चा है तो उसके साथ मेरे हिसाब से हर टाइम कोई ना कोई पेरेंट्स या कोई ना कोई गाइड उनके साथ रहता है। तो ये चीज उनके साथ दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत सिर्फ दो लोगों को आती है, एक होता है जो चल फिर नहीं पाते हैं, जो व्हील चेयर पे बैठते हैं, एक वो जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, और जो अक्सर हर टाइम उनके साथ लोग नहीं होते। तो इन दो लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है कि बैरियर फ्री चीजें रहें और वो जहां जाना चाहें। और फिर वहां पर हर बिल्डिंग में, एक सरकारी बिल्डिंग में एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस तरह के लोगों को गाइड कर सके। ये हमारे आगे के एजेंडा में है। जिस तरीके से हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, उसी की तरीके से हर बिल्डिंग में चाहे वो गार्ड को हम ट्रेन करें या किसी को करें, इस तरीके से अगर कोई लोग आते हैं तो वो उसको गाइड कर सके, ऐसा हमारे एजेंडे में है। जी बेहतर। रेनू जी जुड़ी हुई हैं CWC गुना से, अपना प्रश्न। धन्यवाद रेनू जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, अपना प्रश्न रखें। आपकी माइक बंद है, अपना माइक चालू करिए। रेनू जी माइक, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आप सीधे बात करिए, शायद मुझे नहीं लग रहा, आपकी साउंड नहीं आ रही है। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है रेनू जी, साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, तब तक हम संगीता जी का प्रश्न ले लेते हैं। संगीता जी अपनी बात रखें। जी नमस्ते सर, मैं संगीता सुत्री से। सर मैं दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में भी वर्तमान में वर्क कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ परिजन ऐसे जिनके पास आधार कार्ड बच्चे का अपडेट नहीं है, ब्लाइंड बच्चा, तो ब्लाइंड बच्चे का आधार कार्ड ना होने के कारण उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, तो उसका स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो पाता है। मैडम, आधार कार्ड बनाना तो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि पहले उसको आधार कार्ड अपडेट कराइए। सर वो ब्लाइंड है बच्चा और आई टेस्ट नहीं, आज के डेट में सिर्फ रेटिना वाला जो फंक्शन नहीं है, उसके अंदर हम फिंगरप्रिंट से भी ये सब चीजें हो जाती हैं। जी सर, इसमें मैं सबके लिए एक थोड़ी सी जानकारी रखना चाहूंगा। नालसा की एक स्कीम चल रही है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है जी, पूरे देश में DLSA के माध्यम से पिछले 2 महीने से एक साथी कैंपेन चल रही है। जी सर। हर जिले में, जिस भी जिले से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अपने जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ के जो ADJ सर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं और अध्यक्ष प्रिंसिपल DJ सर होते हैं, तो उन सेक्रेटरी सर से मिल लीजिए। इस तरह के सारे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, किसी भी वजह से डिसेबल्ड है, जैसे कुछ का अंगूठा घिस गया है या किसी की आई मैच नहीं हो रही है या दोनों ही मैच नहीं हो रही है। जैसे हमारे एक संस्था में ऐसे बच्चे हैं
जो बेड रिडन बच्चे हैं, स्पेशली एबल बच्चे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो वो सारी प्रक्रिया गवर्नमेंट सर्वे करके अभी 26 तारीख से, पिछले 1 महीने से सर्वे चल रहा था, अभी 26 जून से 26 जुलाई तक उनके आधार कार्ड फ्री में बनवाए जा रहे हैं। तो संगीता मैडम, आप अपने जिले के डालसा में संपर्क करिए इस स्कीम के तहत, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश के बाहर से, सभी अपने अपने डालसा के सेक्रेटरी साहब से मिलकर साथ ही एप्लीकेशन के बारे में बात कीजिए कि उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है आधार कार्ड बनवाने की। हाँ सर, ये तो सभी डिस्ट्रिक्ट में जो साथी कैंपेनिंग जो चल रही है सर, उसमें ये है कि उसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ नॉर्मल लोग भी हैं जिनके साथ वो चीजें नहीं हो रही हैं, वो भी उसमें, क्योंकि ये फ्री लीगल एडवाइजर है जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आजकल चालू हुई है, तो इसके थ्रू बन सकती है। मगर सर उसके अंदर वो दिव्यांग बच्चों के लिए वो भेजते फिर यहीं पर है वो। हाँ भेजते, लेकिन स्पेशल कैंप लगाएंगे सर, वो सब करेंगे कुछ व्यवस्था। नहीं, उसके लिए सर ये एडवोकेसी मीटिंग जो होती है ना सर, इसकी जो अपना स्टेट कमिश्नर की जी, तो ये चीज अगर यहाँ होती है तो तुरंत का तुरंत वहां पर वो चीज ऑर्डर किया जाता है और बनवाया जाता है सर। ठीक सर। धनीराम जी, भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? जी भाई साहब, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी परसों के दिन बैठक थी, आप नहीं आ पाए थे उस बैठक में डालसा में। तो जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या जिनके माता पिता के भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जिस भी वो सीसीआई में बच्चे हैं, मेरी आवाज आ रही भाई साहब? जी जी आ रही जी जी। तो वो सीसीआई के जो अधीक्षक हैं वो इसके अभिभावक बनेंगे और वो के माध्यम से उन बच्चों के जो है आधार कार्ड बन जाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड बहुत जरूरी चीज है। अभी मैं भोपाल सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन होने के नाते मैं बता दूं आपको, एक कर्नाटक की बच्ची हमारे पास में आ गई थी सर। ओके। वो बच्ची बिल्कुल मुंह नहीं बोल पा रही थी और उसका आधार कार्ड कोई पता ही नहीं चल रहा था और वो स्पेशल थी। तो कुल मिला के हमारे यहाँ आश्रय गृह में तो हमने उसको आश्रय दिया, लेकिन जब आधार कार्ड बनाने के लिए थंब लगाया तो उसका आधार कार्ड पहले से बना था और उसके एड्रेस के आधार पर उसका मोबाइल नंबर हो गया। उस बच्ची को अभी हमने माननीय चौबे जी से भी उसके बारे में मैंने सलाह ली थी कि भाई साहब क्या करें, तो उस बच्ची को वहां कर्नाटक भेज दिया। एक बच्चा इसी तरीके से 5 साल से हमारे यहाँ सीसीआई भोपाल में रह रहा था जी, और अभी उसका जब हमने थंब लगाया आधार कार्ड के लिए तो वो देवास का निकला। अभी परसों के दिन उसको जो है विशेष किशोर पुलिस के माध्यम से हमने देवास भेज दिया और वो परिवार में पुनर्वासित हो गया। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज है और जैसा माननीय हमारे चौबे जी ने बताया, कृपा शंकर जी ने, कि हर जिले में ये व्यवस्था अभी जो है डालसा और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बन रही है। तो इसका लाभ बिल्कुल उठाना चाहिए जी। नहीं, बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छा वो दिया और बाकी लोगों को भी इस चीजें हुई, और ताकि सभी लोग जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है वो इसका फायदा उठाएं और उसको अपना अपडेट कराएं या फिर इसको बनवाएं। रेनू जी अपना प्रश्न रखिए संभवतः, अगर आप म्यूट कर पा रही है तो। रेनू जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकती हैं, अभी तुम्हारे पास समय है, मैं वहां से भी पढ़ दूंगा अगर आवाज नहीं आ रही है तो। और इसमें सर ये सेक्शन 14 में ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है संरक्षक का, क्योंकि अगर कोई जो भी संरक्षक होता है दिव्यांग बच्चों का और वो जैसे जिनके माँ बाप या कोई चीज नहीं है, तो सेक्शन 14 के तहत जो अभी वो रहते हैं शुरू से, तो वही उनके अभिभावक होते हैं, वही उसी के आधार पे और उसी एड्रेस पे उनका वो सारी चीजें बनती हैं। तो मैंने अपना नंबर भी डाला है। कुछ लोग जो मुझे नए दिख रहे हैं, अगर उनको लिंक नहीं पहुंच रही है तो आप मुझे नमस्ते कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं सबको ग्रुप में जोड़ भी लूंगा। मैडम का प्रश्न है कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए कहाँ तक कार्य कर सकते हैं, लिमिट क्या है? ये डिपेंड करता है कि दिव्यांगता किस प्रकार की है और आपके जो दिव्यांगता में क्षमता कितनी बची है और क्षमता कितनी लॉस हुई है, और वो क्योंकि अलग अलग दिव्यांगता के अलग अलग जो कैपेसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं ऐसे, क्योंकि इस पे हम लोग की एक आईईपी बनती है सर, क्योंकि आईईपी पे मैं कुछ कहना चाह रहा था, उस टाइम मेरे दिमाग से निकल गया। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम बनता है जो कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए बनता है, बट ये सभी दिव्यांगता पे वो नहीं होता है। तो ये किस तरीके से कितनी आपकी क्षमता है
और अगर आप इस चीज को मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उसको एनालिसिस करके बता पाऊंगा कि कितनी एजुकेशन या किस तरीके से रोजगार आप या वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, ममता जी ने हैंड रेज किया, अपना प्रश्न रखें ममता जी। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये कि जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, अभी हमने 2 केस ऐसे किए, तो वो जब बच्चों के साथ बात कर रहे हैं भाई साहब, तो अगर सामने वाले बच्चे को उन साइंस का ज्ञान नहीं है, जो सिग्नल्स या साइंस देते हैं वो, तो भाई साहब वो सामने वाले बच्चे को कैसे समझ पाए अपन और कैसे उसको मतलब उसकी मंजिल तक पहुंचाएं? एक ये भाई साहब। जी भाई साहब। जी बोलिए बोलिए। और दूसरा भाई साहब ये कि मैंने अभी बहुत जगह कार्यालयों में देखा कि दिव्यांगजनों के लिए रैंप नहीं है, तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट की अपना है कि कंपलसरी हो कि उनके लिए रैंप हो? जी बिल्कुल, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये कंपलसरी है कि हम इस चीज को सेक्शन 31 में कि हर बिल्डिंग में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, खासकर जो मतलब अब तो खैर सभी पे हो गया, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। अगर नहीं होता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत करें, उनको रैंप बनवाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और अगर वो नहीं बनाते हैं आप हमसे वो करिए, अगर जिस क्षेत्र में है अगर उनसे आप अगर किसी का आप कांटेक्ट करिए। और ये भाई साहब मैं एक्स चेयरपर्सन हूँ CWC रीवा की। हाँ तो मैडम वो मना नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आप बिल्कुल सोशल जस्टिस में कमिश्नर ऑफिस में इसकी शिकायत करिए। जी भाई साहब। और भाई साहब वो साइन लैंग्वेज वाला भी थोड़ा सा। अब साइन लैंग्वेज में मैडम ये होता है कि ज्यादातर ये बच्चों को जरूरत पड़ती है जो डेफ एंड डम होते हैं, जिनको ना सुनाई देता है ना जो बोल पाते हैं। तो ये बच्चे ऐसा कोई पेट से हम लोग नहीं, वो बच्चे सीख के आते हैं कि साइन लैंग्वेज होता क्या है। जब ये बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं तब इन बच्चों को उनकी रोकथाम के लिए थेरेपी होती है, और थेरेपी में ये साइन लैंग्वेज होता है। तो साइन लैंग्वेज जब तक वो सीखेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि चाहे किसी भी थाने में हो, किसी भी जगह पर हो, जो बच्चे इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं या अपना चीजों को नहीं समझा सकते हैं, वहां पर एक स्पेशल एजुकेशन या कोई ऐसा प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल का होना बहुत जरूरी है, जो उस बच्चे को जितना भी समझ पाए या समझा पाए उसको करके और सही जगह वो उसको पहुंचाने का मतलब पूरी कोशिश करें। क्योंकि साइन लैंग्वेज तो मैडम सीखनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा अगर किसी संस्था से जुड़ेगा ना और डेफ एंड डम है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको उस लायक बनाएं ताकि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके। जी बस। हाँ थैंक यू बस। थैंक यू बस। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कुछ प्रश्न नहीं है। अगले सप्ताह हम संभवतः आर्मी के संबंधित विषयों पर, किस प्रकार आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार के हम बच्चों को उसके लिए तैयार कर सकते हैं, उस पर लेकर के हम बात करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने साथियों को भी जोड़िए, जो भी CWC के मेंबर साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने साथियों को बोलिए जुड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन से लेकर के। भाई साहब मेरा एक निवेदन था जी। आज की स्थिति देख के करीब 30 लोग जुड़ पाए आज जी, और पूरे मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ 350 से ज्यादा लोग हैं किशोर न्याय बोर्ड में और CWC में। जी भाई सर। तो मेरा आपसे ऐसा निवेदन था कि जिले स्तर पे नहीं तो कम से कम संभाग स्तर पे अपन एक गठनायक नियुक्त कर दें कि धनीराम जी या अलंकार जी, आप जो है रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, ठीक है, ये TCI तो इसे दुआ सलाम भी हो जाएगी तो कम से कम एक मित्रता भी बढ़ती है, ठीक है ना। ठीक है। और दूसरी बात, उनको सिर्फ याद दिला दें, आप लिंक तो भेज ही रहे कि भाई साहब 1 घंटे का समय निकाल लेना, आपको सीखने मिलेगा बच्चों के बारे में, बच्चों का जो है आप भविष्य संभालने बैठे हो, ठीक है।